दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है। कहानी है आज की इटावा की। एक इटावा स्टेशन पर एक ट्रेन जा रही थी जिसका नाम था मगध एक्सप्रेस। अचानक ड्राइवर को दिखाई देता है कि पटरी पर कुछ है। जो ट्रेन की लाइट थी और पटरी के साइड में जो खंभे हैं उनकी लाइट थी, क्योंकि रात का वक्त था, करीब 8 बजे का। ड्राइवर को कहीं ना कहीं लगता है कि पटरी पर कुछ है, और वो जैसे ट्रेन धीरे धीरे उसके पास जाती है तो उसको क्लियर हो जाता है कि कोई आदमी है जो ट्रेन पर के बीचों बीच लेटा हुआ है। ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी होती है कि वो चाहकर भी वहाँ तक उस ट्रेन को रोक नहीं पाता है। उस ट्रेन में करीब 7 बोगी होती हैं और एक इंजन। करीब 8 डब्बे उस आदमी के ऊपर से गुजर जाते हैं। ट्रेन कुछ आगे जाके स्टेशन पर रुकती है। ड्राइवर अचानक नीचे उतरता है और वहाँ वो सबको बताता है कि अभी कुछ ही देर पहले एक आदमी ने ट्रेन के आगे आने की कोशिश करी और ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई। आनन फानन में ड्राइवर और उस स्टेशन पर जो भी थे और वहाँ की रेलवे की पुलिस वहाँ पर उस पटरी की तरफ भागती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि वो आदमी अभी भी ट्रेन की पटरी के बीच बिल्कुल उसी तरीके से लेटा हुआ है जिस तरीके से तब लेटा हुआ था जब ट्रेन आ रही थी। वहाँ पर जाकर पुलिस उसको उठाती है तो देखती है वो आदमी अभी भी जिंदा है। उसको कुछ मामूली खरोंचें आई हैं, बाकी वो ठीक है, पूरी तरह सुरक्षित है। वो सब लोग उसको लेकर वापस स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन पर काफ़ी हड़कंप मच जाता है क्योंकि उस ट्रेन का सिग्नल ग्रीन था और उसके बाद भी वो ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई थी। तो सारी पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचता है और उस ट्रेन को दोबारा से चलाता है, वहाँ जानकारी लेता है क्या हुआ है। तो पता चलता है कि कोई आदमी है जिसने आत्महत्या करने की कोशिश करी और 8 बोगी उसके ऊपर से गुजरने के बाद भी उसको मौत अपने कब्जे में नहीं ले पाई और वो बच गया। अब पुलिस उससे जानकारी लेती है कि आपने ऐसा क्यों करा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो आदमी बताता है, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं इटावा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी करीब सन 2000 में हुई थी। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि जो उनकी पत्नी थी उनको कैंसर है और 2003 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे उनको एक लड़की थी जिसका नाम था भाविया। घर वालों का कुछ प्रेशर आया कि अभी इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। वो अपनी बेटी के होते हुए शादी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि सौतेले जो रिश्ते होते हैं उसमें काफ़ी तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने शादी कर ली। किस्मत से उनको दूसरी पत्नी अच्छी मिली जिसका नाम रेखा था। उससे उनको कुछ टाइम बाद 2 लड़की हुई और 1 लड़का। अब उन पर 4 बच्चे थे। एक लड़की भाविया जिसकी उम्र अब करीब 22 साल हो गई थी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। दूसरी लड़की थी उनकी जो अब रेखा से हुई थी, उसका नाम था काव्या, वो 16 साल की थी। वो वहीं से इटावा से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। और तीसरा 10 साल का लड़का था जिसका नाम था अभिष्ट। उनका कारोबार था सोने के गहनों का, ज्वेलरी का। वो दिल्ली से ज्वेलरी ले जाते और ट्रेन से ही ज़्यादातर वो सफ़र करते थे और इटावा में अलग अलग जो ज्वेलरी शॉप हैं उनको वो ज्वेलरी दिया करते थे। कारोबार बहुत अच्छा था, अच्छी खासी कमाई थी और अच्छी फैमिली थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो पुलिस का उससे ये सवाल था, तो फिर तुमने यहाँ पर आकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों करी। अब वो कहानी सुनाता है अपनी अभी की ज़िंदगी की, कि उसकी ज़िंदगी में अब आगे क्या क्या हुआ। दरअसल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच कुछ रिश्तेदार उसके पास आए और उन्होंने उनसे कुछ उधार लिया, थोड़ा थोड़ा उधार, किसी पर 15 लाख, किसी पर 5 लाख। तो उन्होंने कारोबार से निकाल कर जब अपने रिश्तेदारों की मजबूरी देखी तो उनको वो दे दिया। अब जो वादा था उस पर वो पैसे उनके नहीं लौटा रहे थे, जिससे उनके कारोबार पर उसका फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। अब वो पैसे मांगते लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, बार बार कहने पर भी, जिससे कारोबार टूटना शुरू हो गया। और उसकी वजह से सॉरी उसकी वजह से उनका कारोबार धीरे धीरे बहुत स्लो हो गया और उन पर भी अब कर्जा होने लगा। अब वो मानसिक तनाव में रहने लगे। उन्होंने कहा कि अब क्या करा जाए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ। अब पत्नी ने कहा, नहीं, ये सब ठीक नहीं है, ये तो सब उतार चढ़ाव चलता रहता है, अगर आप ही नहीं रहे तो फिर हम कैसे जिएंगे, ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
अब वो पुलिस को बता रहा है कि वो उसने अपनी पत्नी की बात मान ली, लेकिन वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में था, ज़्यादा परेशान था। तो उसने पुलिस को बताया कि मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने पुलिस को, एक मेरे जानने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, उनको मैंने एक अपना सुसाइड नोट भेज दिया है, व्हाट्सएप पर उनको सेंड कर दिया है। और दूसरा, जो मेरा घर है वहाँ पर 4 लाशें पड़ी हैं, जिसमें उसकी पत्नी की और बेटी भाविया, काव्या और अभिष्ट, जो उनका 10 साल का लड़का था, उसकी। और उसने अपनी पत्नी के फ़ोन पर एक स्टेटस लगा दिया था जिसमें उनकी फ़ोटो थी, उसके परिवार की, और 3 स्टेटस उसने डाले, अपनी पत्नी के, अपने परिवार के, अपनी लड़कियों के। और एक स्टेटस पर उसने टैग्स किया कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही, और पूरा एक टैग्स उसने लिखकर जो मुकेश शर्मा के जानने वाले पुलिस ऑफिसर थे उनको भेज दिया। फिर उसने 112 पर कॉल की और 112 पर कॉल करके अपने घर का एड्रेस दिया और उनको बताया कि इस घर में 4 लाशें पड़ी हैं और मैंने ही उनका कत्ल किया है, और अब मैं भी मरने के लिए जा रहा हूँ। अब पुलिस ने सोचा कि अब पूछताछ बाद में करेंगे, और पुलिस आनन फानन में उसके घर की तरफ जाती है, एक तरीके से भागती है कि शायद कोई ज़िंदा मिल जाए, शायद कोई ज़िंदा बच जाए। तो पुलिस सीधे उसके घर एड्रेस पर जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है तो घर के चारों तरफ पहले से ही काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि उसने स्टेटस पर डाल दिया था। जिसने भी स्टेटस देखा वो उसके घर की तरफ गया। वो सब देखना चाहते थे कि हो सकता है काश ऐसा ना हुआ हो, लेकिन भीड़ तो है, बाहर ताला लगा हुआ है। अब उस ताले को पुलिस जाती है, उसको तोड़ती है, और तोड़ने के बाद जब परिवार अंदर जाता है, पड़ोसी अंदर जाते हैं, पुलिस अधिकारी अंदर जाते हैं, तो एक तरीके से उनकी चीख निकल जाती है। एक कमरे में शर्मा जी की पत्नी की लाश और उनकी बेटी काव्या और भाविया, तीनों के गले में रस्सी का फंदा था और तीनों अचेत हालत में पड़ी हुई थी। दूसरे कमरे में जाया जाता है, वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनका जो 10 साल का लड़का है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है। अभी भी ये उम्मीद कि काश इनमें कोई ज़िंदा हो या ये सब ज़िंदे हो। फ़ौरन एम्बुलेंस आती है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है, और वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उनकी सबकी मौत हो चुकी है। बड़ा दुख होता है। अब रेलवे पुलिस ने मुकेश शर्मा को, जो इटावा का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो एक तरीके से पुलिस के शिकंजे में था। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि ऐसा क्या हुआ जो आपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। तब वो बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे उधार लिया, उन्होंने टाइम पर वापस नहीं किया, बार बार मांगने पर भी वापस नहीं किया। मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा। मैंने अपनी पत्नी से बात की कि मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे रोका कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके बाद हमारा क्या होगा, कमाने वाले आप ही हैं, और जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। कुछ दिन रेखा ने उनको रोके रखा, और वो बार बार अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगते रहे, और जो उनके हिस्से की ज़मीन थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उस पर भी कुछ रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। एक तरीके से वो काफ़ी परेशान, कहीं से कोई उम्मीद नहीं। तब कुछ दिन बाद उन्होंने फिर रेखा से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि अब सहा नहीं जा रहा है, और जो रिश्तेदार हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे पैसे हमें ही नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारा कारोबार जो ठप हो गया है, और मेरा मार्केट में हाथ भी अच्छा नहीं रहा है। अब कोई माल देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि गोल्ड का उनका कारोबार था। तो रेखा कहती है कि ठीक है, अगर आपने सब डिसाइड कर ही लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले मुझे मारें, क्योंकि मैं अपनी आंखों से आपको या अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो उनमें डिसाइड होता है कड़वा चौथ का, जब भी कड़वा चौथ आता है तो रेखा उनसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है, अपने पति से कहती है कि कड़वा चौथ है, इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत रखती हैं, और इस दिन मैं कैसे आपको मरते हुए देख सकती हूँ, या हम कैसे मर सकते हैं, तो आज आप रहने दीजिए। तो कुछ दिन के लिए उनका ये प्लान टल जाता है। फिर दिवाली आती है। अब दिवाली पर जो दिल्ली में लड़की उनकी पढ़ रही थी, भाविया, वो वापस दिवाली मनाने के लिए अपने माता पिता के पास आती है। अब
पूरा परिवार एक साथ है। मुकेश शर्मा डिप्रेशन में है। वो फिर से अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब क्या करें। तो पत्नी कहती है, ये 10 नवंबर की बात है, कि ठीक है, आप पहले मुझे ख़त्म कर दीजिए। अब मुकेश शर्मा रस्सी का फंदा लेते हैं और अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। वो ऐसा कर नहीं पाते, शायद उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर बात करते हैं कि क्या करें, ना जिया जा रहा है और ना ही मरा जा रहा है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, रिश्तेदार हमारे ही पैसे देने को तैयार नहीं है। बहुत मैं खुद सोच रहा हूँ कि कैसा मंजर होगा वो, जब आदमी की स्थिति ख़राब होती है तो वो अपने आप को भी ख़त्म कर सकता है, और जब उसके अंदर हौसला होता है तो वो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ सकता है, और वो अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, बड़े बड़े गोल्ड मेडल, बड़ी से बड़ी चीज़ें आदमी कर सकता है हौसले के साथ। लेकिन अगर हौसला नहीं है तो किस तरीके से वो अपने, जिसको अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, उसका खुद का परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जिसको उसने अपने हाथों से खिलाया, और एक आर्थिक स्थिति की वजह से, और वो भी उसकी खुद की नहीं, ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कर्जा था, उसने दूसरों को कर्जा दिया हुआ था। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं तक भी ये ठीक नहीं था। सब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जाते हैं, लेकिन आत्महत्या कोई सॉल्यूशन है नहीं किसी भी तरीके से। तो अब रेखा उनको एक मशवरा देती है कि आप एक काम करिए, कोई आप नींद की या नशे की कोई दवा लाइए, और उससे क्या होगा कि मरने में बच्चों को तकलीफ़ भी नहीं होगी, ना हमें तकलीफ़ होगी। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं मरूँ, उसके बाद और सब बच्चे, और सबसे आखिर में आप, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस दुनिया में रहें, जहाँ हम सब रहेंगे साथ रहेंगे। तो पिज़्ज़ा मंगाया जाता है, मुकेश शर्मा पिज़्ज़े का ऑर्डर करते हैं, कुछ नशे की दवाई लाते हैं, उस पिज़्ज़े में मिलाते हैं, और अपने चारों बच्चों को इकट्ठा करते हैं, तीनों बच्चों को और पत्नी को, और सब वो पिज़्ज़ा खाते हैं, जिसे मुकेश शर्मा जी नहीं खाते, क्योंकि उनको पूरा काम निपटाना था कि कोई ज़िंदा ना बचे। अगर बाई चांस कोई ज़िंदा बच गया तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। तो सब पिज़्ज़ा खाते हैं, लेकिन नशे की दवाई की वजह से उस पिज़्ज़े का टेस्ट काफ़ी कड़वा हो गया। तो जो 10 साल का अभिष्ट लड़का था, उसने वो थोड़ा खाया, क्योंकि वो टेस्ट उसका पिज़्ज़ा का ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में वो खा चुका था कि वो बेहोश हो जाए। सब बेहोश हो चुके थे। मुकेश शर्मा उठते हैं और एक रस्सी लाते हैं, जिससे वो पहले अपनी पत्नी का गला घोंटते हैं। उसके बाद जो 22 साल की लड़की भाविया है उसका, फिर काव्या का। इतने में लड़के की आँख खुल जाती है। वो कहता है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? मुकेश शर्मा इमोशनल होते हैं और कहते हैं, बेटा मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे, हम यहाँ से सब एक साथ जा रहे हैं। और ये कहकर वो उस बच्चे का भी गला घोंट देते हैं। अब 11 नवंबर हो चुका था, करीब 5 बज रहे थे सुबह के। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। मुकेश शर्मा बहुत परेशान, कभी अपनी पत्नी की लाश के पास बैठते हैं, रोते हैं, कभी अपनी बेटियों को गोद में लेते हैं, कभी दूसरे कमरे में जाते हैं अपने बेटे के पास, उसको देखकर रोते हैं। शाम हो जाती है। उसके बाद शर्मा जी अपनी पत्नी की मोबाइल पर अपनी फैमिली फ़ोटो डालते हैं, 3 स्टेटस डालते हैं, और चौथा एक टेक्स्ट लिखते हैं कि अब ये सब इस दुनिया में नहीं रहे। एक टेक्स्ट लिखते हैं जो उनका कोई जानने वाले पुलिस ऑफिसर थे, उनको लिखते हैं कि मैंने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया है, और किस लिए क्या है, कौन-कौन से पड़ोसी ने उनसे, रिश्तेदारों ने पैसे लिए थे, कौन उनके नहीं लौटा रहा है, वो डिप्रेशन में क्यों गए। सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम अपनी जीवनी की, एक तरह से सुसाइड नोट ही कहें आप उसको, वो लिखकर पुलिस ऑफिसर को वो सेंड करते हैं। स्टेटस देखकर जो रिश्तेदार थे उनके, स्टेटस देखकर वो घर की तरफ भागते हैं। फिर वो 112 नंबर पर कॉल करते हैं। खुद ही मुकेश शर्मा 112 नंबर पर कॉल करते हैं
और कॉल करने के बाद वो अपने आप सारी बात पुलिस को बताते हैं। और ये सब करने के बाद वो घर से निकल जाते हैं बाहर से ताला लगाकर, क्योंकि उनका ट्रेन से ही आना जाना था। हमेशा वो दिल्ली आते थे, इटावा से दिल्ली, कौन सी ट्रेन किस टाइम आती है, और उनको ये सब जानकारी थी। उन्होंने फाइनल करा कि मैं ट्रेन के नीचे कटकर मर जाऊंगा और जो कहानी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ से गुजरती है, वो पटरी पर पहुँचते हैं। तो अचानक उनको ध्यान आता है कि आज ही के दिन जो उनकी पहली पत्नी थी उसकी मृत्यु हुई थी कैंसर से, और इसी टाइम। तो वो सोचते हैं नहीं, मैं इस टाइम नहीं मरूंगा और इसके थोड़ी देर बाद मरूंगा, क्योंकि उनको जानते थे कि इसके बाद भी एक मगध एक्सप्रेस ट्रेन आती है, मैं उसके नीचे अपने आप को ख़त्म करूँगा। बैठे सोचते रहते हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, मगध एक्सप्रेस आ जाती है। वो जाकर पटरी पर उसके ठीक बीच में लेट जाते हैं। मगध एक्सप्रेस आती है और ड्राइवर उनको लाइट में देख लेता है, वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी होती है कि वो रुक नहीं पाती, और ज़्यादा ब्रेक ड्राइवर नहीं लगा सकते, क्योंकि एक जान बचाने के लिए जो ट्रेन में हज़ारों की संख्या में जो सवारी हैं उनकी जान को खतरे में ड्राइवर नहीं डाल सकते। एक लिमिट तक ही ट्रेन का ब्रेक लगाया जा सकता है, जो उसके पहिए पटरी से ना उतरे। क्योंकि आपने देखा होगा सड़क पर अगर बाइक का और कार के ब्रेक लगाते हैं तो वो पूरी घूम जाती है, लेकिन क्योंकि वो सड़क पर है, वो पटरी पर नहीं है, अगर वो घूम भी गई तो उसको फिर से सड़क पर लाकर जो चालक है कार का वो चला सकता है, बाइक का चालक चला सकता है। लेकिन ट्रेन के साथ ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने ज़्यादा ब्रेक लगा दिए, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक उसके लगा दिए, तो वो पटरी से उतर सकती है, और जो उसके पीछे के डब्बे हैं उसको आगे पुश करेंगे और वो डब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, और उसके अंदर जितनी भी सवारी होंगी सबकी जान का खतरा है, कुछ घायल होंगे, कुछ मर जाएंगे। तो इसलिए एक लिमिट तक ही ट्रेन के ब्रेक लगाए जाते हैं। फिर भी ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो सारे डब्बे मुकेश शर्मा के ऊपर चढ़ गए, लेकिन मौत ने भी उनको गले नहीं लगाया और ज़िंदगी की तरफ उनको वापस धकेल दिया। अब पुलिस ने सारी चीज़ जानने के बाद में मुकेश शर्मा एक तरीके से पुलिस की गिरफ्त में है, और जो लेटर टैक्स कर कर उन्होंने मुकेश शर्मा जी ने भेजा था पुलिस ऑफिसर को, उस लेटर को पुलिस ऑफिसर ने सबको नहीं दिखाया है, पत्रकारों को नहीं दिखाया है, आम नहीं किया है उसको, क्योंकि उनका कहना है कि उसके अंदर उन रिश्तेदारों के नाम लिखे हुए हैं जिनकी वजह से ये फैमिली इतनी डिप्रेशन में पहुंची और उन्होंने ये कदम उठाया। इनकी धाराएं उन पर भी लगेंगी, कुछ रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ को करा जाएगा, और वो भी बात ओपन हो जाएगी किस किस को करा है और कौन कौन उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, और किसी ने उनकी ज़मीन पर जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करा है। तो एक तरीके से रेखा तो अब है नहीं जिससे बताया जाए ये सारी चीज़ें जो बताई हैं मुकेश शर्मा जी ने बताई हैं, और उनका कहना है कि ये सब के लिए उनकी पत्नी राजी थी। तो ये हत्या नहीं है, लेकिन क्या ये सब राजी थे? क्या भाव्या राजी थी, काव्या राजी थी, या अभिष्ट राजी था? तो हत्या का मर्डर का केस मुकेश शर्मा पर लगेगा, और देखो उनके रिश्तेदारों पर जिन्होंने उसको डिप्रेशन में पहुंचाया, उन पर पुलिस कौन सी धारा लगाती है। तो ये थी आज की कहानी, बड़ी दुख भरी, किस तरीके से आदमी डिप्रेशन में जाता है जबकि कहीं तक भी ठीक नहीं है। अब मिलेंगे कल आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।